हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ओजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का कंप्लीट सिलेबस फॉर पेपर वन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट एक गाइड होने वाला है आपको, जो पांचों सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे पेपर का फॉर्मेट रहता है और कैसे कैसे हम क्या क्या हमारा सिलेबस रहता है। ठीक है, तो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस की जो भी अपडेट्स है वो आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी 5 सब्जेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चन ही हमारे को उसमें करने होते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा रहता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 15 नंबर का हमारा कंटेंट रहता है और 15 नंबर की हमारी पेडागोजी रहती है। जो भी आप अपनी लैंग्वेज चूज करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की, उस लैंग्वेज में आपको सारा जो भी लैंग्वेज का जो भी जितना भी पेपर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो 15 नंबर का कंटेंट रहेगा, 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी। सेम मैथ्स का जो पार्ट है वो 30 मार्क्स का रहेगा और 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपको, इन्वायरमेंटल साइंस का आपको सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सेम 15 नंबर का कंटेंट रहेगा, 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी। देन लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू, ये आपकी मर्जी है, आप लैंग्वेज वन इंग्लिश, हिंदी या वट एवर लैंग्वेज यू चूज, एंड सेम फॉर द लैंग्वेज टू। ओके, अदर देन द चूजन लैंग्वेज इन लैंग्वेज वन। ये भी हमारे 30 मार्क्स के और 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 मार्क्स का सेक्शन है जिसमें 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इन टोटल। ओके, तो पहला हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। और इसमें हमारे जो जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो रहता है वो रहता है कि ग्रोथ के कंसेप्ट की बात करी जाती है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट रिलेशनशिप विद लर्निंग एंड थ्योरीज, जैसे कि पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी। तो जो पेपर का फोकस है, सीटेट का मेन फोकस जो है वो ज्यादातर पियाजे, वाइगोत्स्की, कॉलबर्ग इनकी थ्योरीज पे ज्यादा रहता है, एरिक्सन की थ्योरी पे ज्यादा रहता है। तो आपको इनमें से कई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे कि बार बार पियाजे की थ्योरी से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं या वाइगोत्स्की की थ्योरी पे ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक जो हमें खास देखने के लिए मिल सकता है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस पे आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे चाइल्ड की। इस बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मिल दिख जाएगा। ये पूछ लेंगे आपसे कि क्या दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट करती है, क्या दोनों का ही इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसमें हमारा आंसर भी क्या रहेगा कि हाँ, दोनों हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। नेचर वर्सेस नर्चर की अप्रोच पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और देखो, मैंने लिख भी रखा है कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो यही रहता है कि इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, दैट इज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इज देयर इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ऐसे पूछ लेते हैं क्या सिर्फ हेरिडिटी का रोल है या सिर्फ इन्वायरमेंट का रोल है, या दोनों में से किसी भी चीज का रोल नहीं है, या फिर दोनों का रोल है। तो हमें पता होना चाहिए कि बोथ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे भी कई बार हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। और देखो, जो इनका रिपीटेंस का है कि सीटेट का पेपर जो है वो रिपीटेड हो सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये 10 से 15% ही चांसेस रहते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो जो है रिपीट होंगे। सिर्फ 10 to 15% ही हमारा पेपर जो है वो एग्जैक्टली कुछ कुछ रिपीट होके आता है। बट नहीं तो मोस्टली जो पेपर है वो पैटर्न हमारा सेम फॉलो हो सकता है, बट क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं। पैटर्न आप देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ, पैटर्न उसी बेसिस में आ रहा है कि अगर वाइगॉट्स्की और पियाजे ज्यादा पूछा जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा वाइगॉट्स्की और पियाजे पे ही फोकस रहेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा लेके चल सकते हैं कि पैटर्न सेम रह सकता है, बट क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट होते हैं हर बार। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। दैट डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल होती है, यानी उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, कैसे भी वो बढ़ती जाती है अपने हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मल वे में बढ़ रही है वो, कि पहले बच्चा अच्छा ये सीख रहा है फिर वो सीख रहा है, नहीं, डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, अपने हिसाब से चलती है। और ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्म वे में चलेगी। ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल and rate of development varies from
पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी से डेवलप कर लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे चीजें सीखता है और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, या उसकी कोई उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है ना, कई बार बच्चे बीमार, कई बार बच्चे जो है वो किसी डिसीज से जो है जल्दी से डेवलप नहीं कर पाते हैं, या उनमें डेवलपमेंट जो है थोड़ी स्लो होती है। एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल चीजें डेवलप होती हैं, फिर स्पेसिफिक चीजें डेवलप होती हैं। ये नहीं कि बच्चा स्टार्टिंग में ही सीधा लिखना सीख जाएगा, नहीं। पहले उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स सही होंगी, फिर वो फाइन मोटर स्किल सीखेगा, अच्छी तरह पेंसिल पकड़ना सीखेगा। बच्चा ये नहीं पेंसिल पकड़ते ही उसने 1 2 3 लिखना शुरू कर दिया, नहीं, पहले वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस खींचना शुरू करेगा। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है डेवलपमेंट होती है। पहले उसकी फिंगर, थोड़े थोड़े हाथ डेवलप होंगे, वो अपने बड़े हाथ हिलाना लगेगा, फिर ही उसकी फिंगर्स जो है वो डेवलप होंगी और वो कुछ पकड़ने के लायक बनेगा, और पकड़ के फिर वो पेंसिल पकड़ के लिखने की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक हमारी डेवलपमेंट जाती है। डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है कि हाँ बच्चा डेवलप करेगा, बढ़ेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट अगर हम कहें तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हेड टू टो जो है डेवलपमेंट हो रही है तो सुफेलो क्वाडल डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं। और अगर जो डेवलपमेंट है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से एंड्स की तरफ बढ़ रही है, यानी पहले रीढ़ की हड्डी डेवलप हो रही है, उसके बाद हाथ पैर ये सब मजबूत हो रहे हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो इसको प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरीके की डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, एक हेड टू टो जिसको हम स्पेलो क्वाडल कहते हैं, और एक है हमारी सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एंड्स जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार नाम पूछ लेते हैं, कई बार ये कहते हैं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एंड, एंड स्पेलो क्वाडल डेवलपमेंट कैसे होती है, हेड टू टो। सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करें, सोशलाइजेशन के ऊपर भी कई बार हमारा क्वेश्चन आता है कि देखो प्रिडिक्टेबल नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, तो हमें टॉपिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता होगा कि क्या क्या टॉपिक्स जो है हमारे इंक्लूड होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट में, तो हम उस पर इजिली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि मैं टॉपिक्स के अंदर जो डिटेल्स जिसपे पूछा जाता है वो भी मैं इंक्लूड करूँ। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में ये पूछा जाता है कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या है। तो दो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी आपको पता ही है, जैसे कि हमारा घर बार जो सबसे हमारी इमीडिएट फैमिली होती है। ठीक है, हमारे घर में रहने वाले हमारे साथी, हमारे कजन्स हो गए, जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, हमारी इमीडिएट फैमिली। और सेकेंडरी हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हो गए हमारी टीचर्स, हमारे पीयर्स जिनके साथ हम बाहर घुल मिल रहे हैं, मीडिया हो गया, वो हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट में आती है। ठीक है, तो दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और ब्रॉन्सन बर्नर्स का इकोलॉजिकल मॉडल, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है हमारा ब्रॉन्सन बर्नर का इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें इन्होंने 4 तरीके की सिस्टम्स को डिफाइन किया था। पहला था हमारा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो एज द नेम सजेस्ट छोटा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल के आसपास में जो उसके साथ खेल रहे हैं, जो उसके साथ बिल्कुल पास में उसके रह रहे हैं, तो वो हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर लोग आएंगे। जैसे कि फैमिली, सिबलिंग्स, पीयर, स्कूल, थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जा रखे, हाँ, पर उसके माइक्रो सिस्टम के अंदर जो फिट हो जाए। सबसे पहले तो फैमिली ही है, सिबलिंग्स हैं, फिर पीयर्स हो गए जो उसके अगल बगल में उसके दोस्त उसके साथ खेलते हैं, उनके नेबरहुड वाले। देन आता है मेसो सिस्टम, जो माइक्रो सिस्टम से थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें भी फैमिली भी आती है, सिबलिंग भी आते हैं, पीयर भी आता है। अब स्कूल तक बात पहुंच जाती है मेसो सिस्टम में। ठीक है, अब बच्चा स्कूल जाने लगता है उस एज में। तो फिर अगर वो स्कूल में जा रहा है, अब मम्मी के वर्क प्लेस में जा रहा है, तो वहां पे भी उसको लोगों से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, वो सोशलाइज होगा, लोगों को देखेगा। ठीक है, स्कूल से उसके आसपास उसके पीयर्स से, और कहीं वो कुछ कहीं जाता है खेलने किसी के घर, तो वहां पे भी। थर्ड हमारा आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में आता है हमारा एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, अब अपनी सिर्फ अपनी फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ पे वो अपने बुआ फूफा, अपनी मासा मासी, मामा मामी, इन सबको जान रहा है। ठीक है, और एक्सटेंडेड फैमिली में कई बार हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स के फ्रेंड्स जब घर पे आ रहे हैं, या अपने ही फ्रेंड्स के फ्रेंड से हम मिल रहे हैं, हमारा नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड। मास मीडिया, जब बच्चा टीवी से इंट्रोड्यूस होता है, टीवी देखता है, फोन देखता है। आजकल के बच्चे तो खैर थोड़े से बड़े होते ही 1 2 साल में ही उनको फोन की आदत लग जाती है,
बट अगर ब्रॉनसन बर्नर के इकोलॉजिकल मॉडल के हिसाब से देखें तो बच्चा जब मास मीडिया से यानी टीवी से, न्यूज़पेपर से, बुक से जब कनेक्ट होता है तो वो हमारा एक्सो सिस्टम में आता है। जब वो और ज्यादा लोगों से जानकारी लेता है, जब वो टीवी देख के जानकारी लेने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, वो सोशलाइज होता है। टीवी में वो चीजें देख रहा है, लाइक बच्चे कोई कार्टून फिल्म देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि वहां पे कैसा बिहेवियर हो रहा है, उस चीज को वो अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चों को अट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और पेरेंट्स का वर्क एनवायरनमेंट, क्या कई बार बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के वर्क प्लेसेस पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कैसा क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है बच्चे को सोशलाइज करती हैं। ये बच्चे का सोशल वर्ल्ड बन जाता है जिसमें बच्चा रहता है और बच्चा देखता है उसके आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो सिस्टम, यानी बड़ा, और बड़ा हो जाता है बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट है, और बड़ा सर्कल हो जाता है जिसमें अब वो लॉज को जानने लगता है, रूल्स को जानने लगता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानने लगता है कि अच्छा मैं अगर ये करूंगा तो ये मेरे लिए ठीक होगा, अगर हम रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो ये गलत बात होगी, हमें रेड लाइट पे कब कब कहाँ कहाँ रुकना है। हिस्ट्री को जानने लगता है बच्चा, अपने कल्चर को जानने लगता है कि अच्छा दिवाली पे हमें ऐसे पूजा करनी है, नवरात्रि में हमें ऐसे करना है, ठीक है। या ईद है तो ईद पे हमें क्या करना है, हमें मॉस्क जाना है, और कैसे हमारा कल्चर फॉलो हो रहा है। तो अपने कल्चर को जानने लगता है, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को जानने लगता है, पैसे की लेन देन को जानने लगता है कि अच्छा हम पैसे देंगे तो ही हमें चीज मिलेगी। तो बच्चा क्या है सोशल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बॉन्सन बर्नर ने अपने इकोलॉजिकल मॉडल में ये समझाया था। इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कई बार ये मतलब ऐसे पूछ लेते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया था ये इकोलॉजिकल मॉडल, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। हमें इन सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रो सिस्टम क्या है, मेसो सिस्टम क्या है, एक्सो सिस्टम क्या है, मैक्रो सिस्टम क्या है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा, सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो रीजन क्या है लैंग्वेज और थॉट्स के डेवलप होने का। उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन, कि बच्चा जो है लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करता है, कैसे हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, कैसे एक सीक्वेंस वे में हम उसको चलते हैं। लैंग्वेज के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग, वही लैंग्वेज पहले आता है, थॉट्स पहले आते हैं। कैसे लैंग्वेज से हम अपनी थिंकिंग को बिल्ड करते हैं, या पहले हम कुछ सोचते हैं फिर हमारी लैंग्वेज जो है वो इमर्ज होती है। कल्चर और लैंग्वेज, इन दोनों में क्या हमारा कॉमनैलिटी है, क्या कैसे हमारी कल्चर पे हमारी लैंग्वेज बेस होती है। कि इसमें ये भी पूछा आपने अपने जो टीचिंग पीरियड में ये पढ़ा होगा कि जो कल्चर है उसके बेसिस पे हम लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो रशियन कल्चर में पैदा हुआ है बट उसको पाला बड़ा किसमें, इंडियन कल्चर में पाला बड़ा। बच्चा बिल्कुल पैदा होते ही जो है इंडियन कल्चर में पाला बड़ा हुआ है, ठीक है। उसको उसका पालन पोषण इंडियन कल्चर में हुआ बट पैदा हुआ रशिया में हुआ था, मान लो रशियन पेरेंट्स का बच्चा है पर उसको पाला बड़ा इंडिया में किया गया, तो उसकी लैंग्वेज जो है वो इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से ही होगी, क्योंकि बच्चा जो है बचपन से ही उस लैंग्वेज को कैचअप करेगा जो उसके आसपास उसको सुनाई देगी, ठीक है। तो कैसे कल्चर और लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। एंड देन हम देखेंगे जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जेंडर के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या क्या रहते हैं लोगों के, तो इन बारे में भी हम देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेंडर पे क्वेश्चन फोकस्ड होता है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में कैसे हम जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स देख सकते हैं, इसके पे भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। देन है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, कई ये नहीं है कि सारे ही बच्चे जो हैं एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, जो बिल्कुल ही पढ़ना लिखना सब आता होगा। कुछ कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं कि इस वजह से कोई डिसेबिलिटी है बच्चे को, बच्चों की डिसेबिलिटी की वजह से भी जो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई बार आ जाते हैं। कि बच्चा जो है, कई बच्चे को मान लो बच्चा डम्ब एंड डेफ है, ना बोल सकता ना सुन सकता, तो उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे कि बच्चा जो है बाकी बच्चों से क्या पता थोड़ा धीरे लर्न करे। जो बच्चा सुन सकता है, बोल सकता है, वो पहले चीजों को कैचअप कर लेगा, बट जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मे बी वो थोड़ा टाइम लगा है उन चीजों को समझने में, ठीक है। तो कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो लैक ऑन करते हैं, या कैसे कई बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कह सकते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी चीजों को कैचअप करता है, कि टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे बाकी बच्चे नहीं कर पाए पर उसको आईक्यू लेवल इतना तेज है, बच्चों ने बहुत जल्दी कैचअप कर लिया,
तो कैसे टीचर जो है उनको हैंडल करे, और टीचर कैसे बच्चों की डाइवर्सिटी पे बेस्ड टीचर कैसे बच्चों को इंडिविजुअली समझेगी। ठीक है, कि उनकी लैंग्वेज पे बेस्ड अगर बच्चा किसी और लैंग्वेज को समझता है तो टीचर क्या करना चाहिए टीचर को क्लासरूम में। कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, अगर बच्चा डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है तो टीचर कैसे उसको क्लासरूम में हैंडल करेगी। जेंडर्स को क्या टीचर जेंडर बायस तो नहीं हो रही है क्लास में, क्या टीचर जेंडर स्टीरियोटाइप तो ये अपने आप से अपने दिमाग में बना रही है। तो इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टीचर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या करेगी। ठीक है, देन टाइप ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल आपको एक से दो क्वेश्चन तो असेसमेंट पे देखने के लिए मिल ही जाएंगे। दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, एंड डिफरेंस क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। ये तीन तरीके के असेसमेंट हम कह सकते हैं और होते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, ये तीन तरीके के असेसमेंट टाइप्स हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे कैसे होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर किन किन वे में ले सकती है, लाइक पोर्टफोलियो के वे में ले सकती है टीचर स्कूल असेसमेंट। और जो क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो इन ड्यूरिंग द पीरियड लिए जाते हैं कि उस बच्चे सिखा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो लिए जाते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। और क्या टीचर जो है छोटे मोटे पेन पेपर टेस्ट ले रही है, क्लास टेस्ट ले रही है, ओरल टेस्ट ले रही है, ठीक है, या किसी वीडियो के थ्रू कुछ दिखा के या कोई एक्टिविटी के थ्रू टीचर टेस्ट ले रही है। एक सीसीई की बात भी होती है, सीसीई पैटर्न जो अब इतना प्रिविलेंट नहीं है पर पहले एक टाइम पे चला था सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है और इसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे ये स्कूल्स में फॉलो किया जाता है, ये किया जाता था, और सीसीई का क्या पर्सपेक्टिव था। जैसे बेसिकली अगर मैं बताऊं तो सीसीई का ये पर्सपेक्टिव था कि बच्चा पढ़ते पढ़ते मतलब जब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उस दौरान बच्चे को जो है इवेल्युएट किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ लास्ट में या मिड टर्म एग्जाम्स में ही बच्चे को इवेल्युएट किया जा रहा है कि अच्छा 6 महीने पढ़ा दिया, अब बच्चे को पेन पेपर टेस्ट दे दो और उसको इवेल्युएट करो। नहीं, इसमें होता था कि बच्चा जैसे जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चा जो भी सीखता जा रहा है उसका किसी ना किसी तरह से, चाहे ओरल वे में, चाहे उसको लिखवा के, चाहे किसी एक्टिविटी के फॉर्म में उनका टेस्ट लिया जाए। असेसिंग रीडनेस लेवल ऑफ लर्नर, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा बुक्स को कितनी जल्दी रीड कर पाता है, उसकी रीडिंग लेवल क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बिल्ड करना क्लासरूम में कैसे बिल्ड की जा सकती हैं। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट से तो बच्चों की क्रिटिकल स्किल्स जो है बिल्ड नहीं की जा सकती, बच्चों को उनकी सराउंडिंग से जोड़ो, बच्चों को सोचने का करने का मौका दो। ठीक है, और बच्चों के लर्निंग लेवल्स को, उनकी लर्निंग अचीवमेंट्स को असेस करो कि बच्चा कितना, ये नहीं कि बस एक लास्ट टेस्ट लिया हमने लास्ट में 6 महीने बाद और उसको हमने असेस करके बोल दिया कि अच्छा बच्चा को कुछ नहीं आता है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, धीरे धीरे अगर हम उनको असेस करेंगे तो हम उनके लर्निंग लेवल्स देख सकते हैं कि अच्छा पहले बच्चा इस लेवल पे था, बच्चा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो बच्चे को जो है उसके लर्निंग अचीवमेंट लेवल्स को हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, CWSN। CWSN मींस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, जो बच्चा डम है, डेफ है, कई बच्चे ब्लाइंड होते हैं, कई बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाते हैं, बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है बच्चों में। ठीक है, कई बार बच्चे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन हम कैसे फोस्टर कर सकते हैं क्लासरूम में। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि हमें क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना है, सारे टाइप के बच्चे जो हमारे क्लासरूम में पढ़े, और जो अपना टीचिंग लर्निंग मेथड है उसको भी इस तरह से बनाना है कि वो क्लासरूम में इंक्लूसिविटी को दिखाए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन सबको प्रोवाइड करे कि अगर बच्चा हमारी क्लास में कोई ब्लाइंड है तो उसको उस हिसाब के मटेरियल जो है क्लास में यूज किए जाए कि उस बच्चे को ये ना लगे कि मुझे क्लास से अलग पढ़ाया जाए। Learners from diverse background and disadvantaged and deprived class, कि बच्चा कोई जैसे पिछड़ी जात का है बच्चा या पिछड़े बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसके घर में कभी कोई स्कूल ही नहीं गया, वो बच्चा फर्स्ट टाइम लर्नर है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उनके घर से कभी कोई स्कूल नहीं गया, तो उनको कैसे हैंडल करना है। अब उसकी फैमिली में जो है उनके पेरेंट्स को नहीं पता क्या होती है पढ़ाई लिखाई, तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो टीचर उनको कैसे हैंडल करेगी।
ठीक है। कैसे बच्चा जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आ रहा है, कोई लोअर कास्ट का बच्चा है वो अगर आ रहा है और किसी अलग कम्युनिटी से बच्चा आ रहा है, तो टीचर उनको कैसे हैंडल करेगी, क्या क्या टूल्स जो है टीचर अपनी क्लासरूम में यूज कर सकती है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें और मान लो हमारी क्लास में ब्लाइंड बच्चा है और हम क्लास में वीडियो चला रहे हैं, तो सिर्फ वीडियो चला रहे हैं, ऑडियो उसमें है ही नहीं, और सिर्फ वीडियो देखने वाले हैं, बाकी बच्चे तो देख लेंगे बट द ब्लाइंड चाइल्ड उसका क्या, वो नहीं देख पाएगा, तो हम ऐसे मटेरियल्स नहीं यूज करेंगे। इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी क्वेश्चन दे देंगे कि टीचर की क्लास में जो है ब्लाइंड बच्चा है, तो टीचर किस तरह का मटेरियल टीचर को यूज करना चाहिए, ऑडियो विजुअल, सिर्फ विजुअल, या ऑडियो लिंगुअल जिसमें सिर्फ ऑडियो ही ऑडियो हो, या विजुअल भी और ऑडियो भी हो, ताकि जो बच्चा नहीं देख सकता वो सिर्फ सुन के पता लगा ले। ठीक है, और जो बच्चा सुन नहीं सकता वो देख के पता लगा ले। तो ऐसे पूछा जाता है कि किस तरीके के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है टीचर वो यूज करेगी बच्चों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी क्लास को इंक्लूसिव बनाने के लिए। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट्स। बच्चे जो है उनको लर्निंग डिफिकल्टीज है, बच्चे को चीजें जल्दी से समझ नहीं आती है। ठीक है, टीचर क्या पढ़ा रही है उसको बहुत देर में पता चल रहा है, बहुत देर में उसको चीजें समझ आ रही है। एक बच्चे को एक बार बताया, दो बार बताया, उनको समझ आ गया, पर कई बच्चे होते हैं जिनको 10 बार भी बता देते हैं हम चीजें नहीं समझ आती, कैच नहीं कर पाते, लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उनको। जैसे कि आपने तारा जमीन पे देखी होगी, उसमें भी जो बच्चा है ईशान, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो चीजों को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, उसको सब नंबर्स जो है वो उलटे पुलटे दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टीचर इन प्रॉब्लम्स को, इन लर्निंग डिफिकल्टीज को हैंडल कैसे कर सकती है, किन एड्स के थ्रू, क्या क्या हम बच्चों को एड्स प्रोवाइड करके, क्या क्या हम बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करके हम बच्चों की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं। टीचर का क्या रोल रहता है, वही मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कि टीचर का क्या रोल रहता है बच्चों की नीड्स को एड्रेस करने में, बच्चों की नीड्स को फुलफिल करने में। ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड का जो हम, अगर हम देखते हैं क्रिएटिव चाइल्ड, तो हम उसके आईक्यू लेवल से बच्चे को टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। कई बार हम क्रिएटिव चाइल्ड के नाम से उसको मार्क कर देते हैं कि बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ही ऊपर है। बच्चा, हम क्लास में एडिशन के सम दे रहे हैं, क्लास अभी करेगी और उस बच्चे ने एडिशन के सम हमें करके भी दिखा दी, तो बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है आईक्यू लेवल। और ऐसे ही हम तो उनको गिफ्टेड चाइल्ड बोल देते हैं, हम उनको क्रिएटिव चाइल्ड भी नाम दे देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, जिससे हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर तो आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी पे। कि कई बार ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है ये सीडीपी में भी दे देते हैं, और थोड़ा बहुत हमारा उसमें पूछ लेते हैं लैंग्वेज वाले पार्ट में, जरूरी नहीं है, पर हाँ सीडीपी में आपको एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे लर्निंग डिसेबिलिटी पे। तो हाई लर्निंग डिसेबिलिटीज ये कुछ लिखी हुई है मैंने, डिसलेक्सिया हो गया जिसमें कि रीडिंग डिसेबिलिटी आती है, जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, सीधा सीधा नाम से पूछ लेंगे कि डिसलेक्सिया जो है, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया वो किस चीज से हमारी ग्रस्त होती है, कि हम बच्चा किस चीज में डिसेबल होता है, रीडिंग में, राइटिंग में, लैंग्वेज में, और या फिर मैथ्स परफॉर्म करने में। तो हमें पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है। डिसग्राफिया जो है राइटिंग डिसेबिलिटी है, बच्चा ढंग से लिख नहीं पाता है, लेटर्स को उल्टा सीधा बना रहा है। ठीक है, टू को मान लो टू को ऐसे बनाना होता है, पर बच्चा टू को उल्टा बना रहा है, ये किसी और तरह से टू बना रहा है, तो ये राइटिंग डिसेबिलिटी हमारी हो जाती है। उसके बाद हमारा डिसग्राफिया आता है, जिसमें कि हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर, बच्चा ढंग से वर्ड्स को बोल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, झिझक कर रहा है, या स्टटर कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है ढंग से। स्टटरिंग अलग है और डिस्प्लेजिया अलग है, जिसमें बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत हो रही है। डिसकैलकुलिया जिसमें बच्चा मैथ्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कि 2+2 नहीं पता उसे, 2+2 कैसे 4 बनेगा। डिस्प्रैक्सिया जिसमें कि डिसेबिलिटी स्पेसिफिक टू फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स, या तो उसको फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत हो रही है या ग्रॉस मोटर स्किल्स में दिक्कत हो रही है, हाथ नहीं चला पा रहा है, पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है बच्चा, या क्रॉल नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। उसको डिसेबिलिटी है उसको, कि बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है। और साइकिल पे जब हमें पेडल मारना होता है तो हमारा ग्रॉस मोटर में आता है, तो वो साइकिल में पेडल नहीं मार पा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पेडल मारना कैसे है, या पेंसिल कैसे पकड़नी है, बच्चा पेंसिल को अपनी फिंगर से पकड़ नहीं पा रहा है, तो वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स में आएगा।
ठीक है। तो इस पे हमारी ये लर्निंग डिसेबिलिटीज पे जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सीधा सीधा पूछ लेते हैं कई बार कि अच्छा राइटिंग डिसेबिलिटी है तो ये किससे रिलेट करेगा, या क्या ये डिसलेक्सिया होगा, क्या ये डिसग्राफिया होगा, ये डिस्लेक्सिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए राइटिंग जो है वो डिसग्राफिया के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखो, लर्निंग एंड पेडागोजी में ही आता है हमारा कि कैसे बच्चा सोचता है, कैसे बच्चा लर्न करता है, उनको सीखता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंसेस, कि कैसे बच्चे जो है कई बार क्लासरूम्स में सक्सेस नहीं, अपने स्कूल परफॉर्मेंस में सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उनमें कोई ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा। ठीक है। सॉरी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एंड बेसिक प्रोसेसेस क्या है टीचिंग लर्निंग के, क्लासरूम में किस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो ली जा रही हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों की क्या स्ट्रेटेजीज रहती है लर्न करने में। ठीक है, कई बच्चे जो अच्छे विद हाई आईक्यू लेवल वो चीजों को कैसे लर्न कर रहे हैं, और कई बच्चे जो जिनका थोड़ा आईक्यू लेवल लो है वो चीजों से कैसे डील आउट कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी में आ जाएगा कि बच्चा अपने आसपास के सराउंडिंग से कैसे सीख रहा है, या बच्चा अपने पीयर्स से कुछ सीख रहा है, या कैसे उन चीजों को टेकअप कर रहा है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जैसे कि हमारे पियाजी जी ने भी कह रखा कि चाइल्ड बच्चा क्या है, एक इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है, सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह पियाजे जी ने बच्चों को जो है टर्म किया है। तो चाइल्ड बच्चे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीजों के बारे में। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, क्या क्या इस बच्चे कई बार अल्टरनेट कंसेप्शंस बना लेते हैं चीजों को लर्न करने के लिए, या उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस चलती रहती है। बच्चों के एरर्स को कैसे हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। जो बच्चे एरर कर रहे हैं उनको ये नहीं कि हम डांट के उनको समझाएं, पर उनको एक वे दिखाएं कि अच्छा तुम ये एरर कर रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है ये एरर। ठीक है, एज ए सिग्निफिकेंट एरर्स को गलतियों की तरह ना लेकर पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह देखा जाए कि लर्निंग प्रोसेस में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं ये एरर। ठीक है, उनको ये नहीं कि डांटो कि बच्चे ने अच्छा ये एरर कर लिया, नहीं, उनको समझो और उनको समझाओ बच्चों को कि ये एरर क्यों हो रहा है, उसकी वजह जानो, और एरर को एक स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस की तरह ही माना जाए। कॉग्निशन एंड इमोशंस, इमोशन को हम कैसे कॉग्निशन के साथ जोड़ सकते हैं, बच्चा किस लेवल पे कितना अपना इमोशंस को व्यक्त कर पाता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन की थ्योरी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आउटट्रेंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि बच्चे को बच्चा खुद ही अंदर से मोटिवेटेड है वो कि मुझे क्या करना है, या उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ रहा है रिवॉर्ड्स के थ्रू कि अच्छा मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, तुम ये काम करके दिखाओ, या बच्चा अपने आप से इंटरनली मोटिवेटेड है कि नहीं मुझे पूरे 10 में से 10 नंबर लाना है तो मुझे खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, क्या क्या पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो लर्निंग को जो है लर्निंग में हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बच्चा किस सराउंडिंग में रह रहा है, क्या उसके घर में कोई उसको पढ़ाने वाला है या उसको खुद ही पढ़ना है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिक्स का जो कंटेंट क्या रहता है और मैथ की जो पेडागोजी है वो क्या रहती है। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है, 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है। कंटेंट में हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम रहता है। नंबर एंड नंबर सिस्टम्स का पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर रखा है, आप मेरी साइट पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ नंबर एंड नंबर सिस्टम का। और ऐसे ही पेडागोजी में भी मैंने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे एक पार्ट अपलोड कर रखा है, और उसका भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। इस वीडियो को भी अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना ना भूलना अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। तो पहला हमारा टॉपिक रहता है नंबर एंड नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ, इन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, इस पे भी क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शंस के फॉर्म में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है हमें। और डिविजिबिलिटी रूल्स पे हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं ताकि उनको यूज करके हम पता लगा सके, जैसे कि पूछ लेते हैं कि क्या ये नंबर जो है ये 2 4 6 8
इन तीनों से डिविजिबल होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम वहाँ पे डिविजिबल डिवाइड करने ना बैठेंगे, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे डिविजिबिलिटी रूल है, उनको अप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो जो गिवन 3 नंबर्स हैं वो जो नंबर दे रखा है उससे डिविजिबल होगा भी या नहीं होगा, या क्या रिमाइंडर बचेगा। इस पे बेस हमारे क्वेश्चन आ ही जाता है। एक आधी क्वेश्चन आपको इस पे देखने के लिए मिल ही जाएगा। देन यूनिटरी लॉ पे हमें यूनिट लॉ पे मिल जाएगा क्वेश्चन देखने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। परसेंटेज पे भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन देखने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली जनरली नहीं पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल 15 नंबर की हमारा कंटेंट रहता है। सिंपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पे या तो फ्रैक्शन पे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, या डेसिमल्स पे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपको, या डेसिमल्स और फ्रैक्शन को मिक्स करके दे देंगे कि 0.22 अपॉन 0.1 ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन वर्ड मास का रूल जिसमें आपको लगाना होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे। रेशियोज पे आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि चीजें आपको एक मैं बता दूं, एक क्वेश्चन जो मैंने 2-3 बार रिपीटेड देखा। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रिपीटेड नहीं होता, हाँ बट टाइप रिपीटेड होता है रेशियो वाला, जिसमें हमारा कॉइन्स वाला क्वेश्चन रहता है कि 2 के कॉइन्स है, 5 के कॉइन्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 2 के कॉइन्स है, 5 के कॉइन्स है, 2x 5 के कॉइन्स है, 2x 2:5 की रेशियो में 2 और 5 के कॉइन्स है, तो कितने कितने कॉइन्स है, अगर टोटल मनी इतना बन रहा है कि ₹100 टोटल एक पर्स में है, 2 के कितने कॉइन्स है, 5 के कितने कॉइन्स है, तो ये रेशियो का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस पे बेसिस और भी क्वेश्चन हो सकते हैं रेशियो पे बेस्ड इसी वे में, तो वो आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बॉड मास का रूल, हमारे रूल्स को यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेट, लेंथ एंड कैपेसिटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉल्यूम पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया, उन चीजों को आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं, यानी इन टोटल एक बार देख सकते हैं वेट और लेंथ को। कन्वर्जन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेट को ग्राम से किलोग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में, ऐसे ही लेंथ को मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर या मीटर से सेंटीमीटर, इन चीजों में। वॉल्यूम को आप कैपेसिटी के वे में देख सकते हो। तो इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टाइम पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। मनी पे मिल जाएगा क्वेश्चन देखने के लिए, मनी पे आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मनी पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटलिंग पे या कैसे भी। डाटा हैंडलिंग पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता क्वेश्चन, हर बार का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, तो कई बार डाल देते हैं डाटा हैंडलिंग पे क्वेश्चन, कई बार नहीं डालते हैं। डाटा हैंडलिंग पे अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई ग्राफ दे रखा है या कोई पाई चार्ट दे रखा है, तो उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन दे देंगे कि कितना कितना परसेंटेज निकालो, तो वो आप थोड़ा एक बार फॉर्मूले को रिविजिट कर सकते हैं। मेंसुरेशन पे 2D और 3D शेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कोई हमें शेप दे रखी है, उसकी कितनी साइड्स होंगी, और एंगल्स से, ठीक है ना, कि 2D कोई हमारी शेप है, लाइक पेंटागन शेप है, तो पेंटागन का एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, या इंटरनल ईच इंटरनल एंगल पेंटागन का ऑक्टागन का कितना होगा। इस पे बेस क्वेश्चन देते हैं, तो एक बार आप इनको रिविजिट कर सकते हो। वॉल्यूम वगैरह के जो फॉर्मूले हैं स्पेयर का, हमारा सिलेंडर का, एक बार फॉर्मूले जरूर याद करके जाना, जरूर देख लेना। ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्राइंगल पे या कोई सर्कल वगैरह पे, छोटा मोटा रेडियस वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेडागोजी में हमारे देखो, पेडागोजी के तो सारे ही कंसेप्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आते हैं, तो आप पेडागोजी पे थोड़ा फोकस अच्छे से करना। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की मैंने एक वीडियो डाल दी है, आगे आने भी वाली है। हर वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाती हूँ, क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, और थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट में अगर हम देखें तो उनको पूछा जाता है। मैं हर क्वेश्चन के एंड में टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। प्लीज वीडियो को जरूर देखें, उन पुरानी वीडियोस को भी देखें जो मैंने डाल रखी है। हर वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप मैथमेटिक्स की पेडागोजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और कंटेंट के लिए आप कंटेंट वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पार्ट 1 आए हैं अभी दोनों के, पार्ट 2 भी जल्द आने वाले हैं। लॉजिकल थिंकिंग पे बात कर सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिकल होता है नेचर में, तो उस पर भी कई बार क्वेश्चन हम देखने के लिए मिल जाते हैं। बच्चों की थिंकिंग एंड रीजनिंग को कैसे समझना है, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, मैथ्स में हम
किस तरह से हमारी टीचिंग लर्निंग हो रही है उस पे देखने के लिए मिल सकता है, कैसे बच्चा पैटर्न्स को समझता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करता है मैथ्स को समझने के लिए, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग टूल्स जो है क्लास में क्लास टीचर यूज करती है मैथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मैथ्स को समझाने के लिए। करिकुलम में मैथ्स की क्या प्लेस है, मैथ्स को किस तरह से हम करिकुलम में देखते हैं। लैंग्वेज क्या है मैथमेटिक्स की, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी मैथमेटिक्स दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हम कहाँ कहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज करते हैं अपने डेली सराउंडिंग्स में, हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता ही होता है, तो किस तरह से बच्चा जो है मैथमेटिक्स को यूज कर रहा है। ये पेडागोजी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचर्स के फॉर्म में पूछ लेंगे या बच्चों की कम्युनिटी के फॉर्म में पूछ लेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, किस वे में हम अप्लाई करेंगे। इवेल्युएशन कैसे करेंगे मैथमेटिक्स का, इवेल्युएशन पे भी जरूर मिलेंगे, एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि फॉर्मल मेथड से हम इवेल्युएट करेंगे, इनफॉर्मल मेथड से इवेल्युएट करेंगे, कि बच्चे की स्किल्स को टेस्ट करना है तो हम किन टूल्स को, किन टाइप मेथड्स को यूज करके बच्चों का टेस्ट लेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स टीचिंग में, कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो हम मैथमेटिक्स टीचिंग कैसे करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स टीचर को फेस करनी पड़ सकती है मैथमेटिक्स टीचिंग के दौरान। एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा मैथमेटिक्स में कोई एरर कर रहा है तो उससे रिलेटेड क्या टीचिंग लर्निंग हमारा प्रोसेस रहेगा, क्या कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रहेगा, बच्चे की एरर को हम कैसे समझेंगे। मैथ्स में बच्चे कई बार एरर करते हैं, 2+2 नहीं समझ पाते हैं, कैसे होगा, तो हम क्या टेक्निक्स यूज करें, क्या टूल्स यूज करें कि बच्चे उनको समझ पाए, क्या एड्स यूज करें हम कि बच्चों को वो जो टीचिंग है, वो जो कंसेप्ट है उस पर ग्रैस्प अपनी बना पाए वो। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को हम समझ रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, या उनको हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको बाद में कंसेप्ट को दोबारा दोबारा रिपीट कर रहे हैं उनके लिए, उनको फिर से बता रहे हैं कि अच्छा कोई उनको हमें लग रहा है कि इस कंसेप्ट से उसको समझ नहीं आ रहा है, या मैंने क्लासरूम में टूल यूज किया, मैंने चार्ट यूज किया, चार्ट दिखाया तो बच्चे को समझ नहीं आया, तो मैं और क्या यूज करूँ, कोई अच्छा अच्छा मेरे को कोई ऐसा कंक्रीट ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए कि बच्चा जो है उसको देख के चीजों को समझे, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं पहली बार में, उनके लिए हम क्या रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, यानी क्या रेमेडीज हम और उनके लिए यूज कर सकते हैं। वैन हील्स का जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग मॉडल है उस पे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। वैन हील्स के जो लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, ठीक है, 5 लेवल है, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, तो वो 5 लेवल कौन कौन से हैं उनके नाम पता होने चाहिए, हर लेवल का क्या प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। 5 लेवल के कई बार ऐसे ही पूछने का किस किस उसमें वो लगा होता है, पहला लेवल कौन सा होता है, दूसरा लेवल कौन सा होता है, तीसरा लेवल कौन सा होता है। एज बेसिस पे भी पूछ लेते हैं कि बच्चा अगर इस एज में है तो वैन हिल्स के कौन से लेवल पे होगा। तो वैन हिल्स का जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है वो मैं जल्द ही डिस्कस करने वाली हूँ अपनी वीडियोस में, तो स्टे कनेक्टेड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को देख पाओ। पॉलियर स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी जरूर पूछे जाते हैं, 4 स्टेप हैं पॉलियर के प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उन 4 स्टेप्स का आपसे पूछ सकते हैं कि किस वे में, किस सीरीज में वो 4 स्टेप लगे होते हैं। पहला स्टेप कौन सा आता है कि पहले हम पढ़ते हैं अपनी जो प्रॉब्लम हमें दे रखी होती है, फिर हम उसका कोई ड्रॉ करते हैं कुछ, देन हम उसको प्रोसीड करते हैं और देन हम लुक बैक करते हैं कि क्या हमने ठीक किया है और क्या हमें उससे आंसर मिल रहा है। तो ये 4 स्टेप है। मैंने ज्यादातर जो क्वेश्चन देखा है और जब मैंने पेपर दिया था तो मैं पिछले ईयर का पेपर देख के गई थी, तो मैंने देखा था उस पेपर में भी सेम आ रखा था यही क्वेश्चन कि स्टेप्स हम कैसे कैसे लगाएंगे, कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन सा है, चौथा स्टेप कौन सा है। और जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पेपर में भी यही क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कि हम पोलिया के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं वो किस वे में लगे होते हैं। तो 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसके स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको ये पोलिया का में तो यही देखने के लिए मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। नेक्स्ट हम ईवीएस का बात कर लेते हैं। ईवीएस का वही 15 नंबर का कंटेंट रहता है, 15 नंबर की पेडागोजी रहती है। पहले कंटेंट देख लो, कंटेंट में हमारे जो 5 बेसिक थीम्स है हमारी ईवीएस की वो तो है ही, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे फैमिली एंड शेल्टर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, फ्लोरा फोना के बारे में पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा एंड फोना और कहाँ पे किस किस टाइप की फ्लोरा एंड फोना पाए जाती हैं। हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह उनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है या जो भी है। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में कुछ कुछ बातें पूछ लेते हैं।
वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर के बारे में पूछ लेते हैं, क्रॉप्स के बारे में पूछ लेते हैं, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, जेड क्रॉप्स, कौन से महीने में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, क्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है। या कौन सी वेजिटेबल जो है कौन से एरिया में उगाई जाती है, या कौन सी सॉइल जो है कौन सी फसल को उगाने के लिए सही रहती है, कि पल्सेस कैसी सॉइल में उग सकती हैं, राइस कैसी सॉइल में उग सकती है। तो मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करके भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है सीधा सीधा लिखे हुए मिल जाए। मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मैच करो कि पल्सेस जो है वो कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल होती है, या कौन सी सॉइल कौन सी पल्सेस के लिए सुटेबल होती है, कौन सी एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल होती है। बेसिक सी बायोलॉजी पूछी जा सकती है, सेल्स के बारे में बेसिक बेसिक जो बातें होती है ना, कि जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल कौन से होते हैं, तो एक बार आप उनको उन चीजों को बेसिक बायोलॉजी देख सकते हो। जो हमने अप टू 8th जो बायोलॉजी पढ़ी है ना, उसको हम देख सकते हैं। जैसे वो हमारी ये पॉलिनाइजेशन वगैरह होता है, फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ छोटा मोटा पूछ सकते हैं, हाइड्रा वगैरह जो हमारे रहता था बायोलॉजी का। तो बेसिक बायोलॉजी अप टू 8th वाली जो बायोलॉजी होती है वो आप देख सकते हैं। जो हम 5th to 8th में जो थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ते हैं वो देख सकते हैं। ऐसे ही इंडियन पॉलिटी जो है वो हम जो थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, हमारे थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। जो हम 8th तक की जो हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो वो थोड़ा बहुत एक बार देख लेना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड अवेयरनेस के बारे में, कि कोई जैसे जो टाइगर बचाओ वाला प्रोजेक्ट था, या हमारा गंगा बचाओ वाला प्रोजेक्ट था ना, तो उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, कब स्टार्ट हुआ या क्या उसका मेन रीजन था स्टार्ट होने का। मैच द फॉलोइंग में दे देंगे कि गंगा मिशन, अच्छा यहाँ पे लिख देंगे दूसरे वाले कॉलम में कि गंगा मिशन में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या हुआ था। तो आपको मैच करना होगा कि ए टू डी ऐसे करके मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। वाटर के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड। बेसिक इंडियन ज्योग्राफी पूछ लेंगे आपसे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो वो होता है, कितने डिग्री पे ये हमारे सिचुएटेड होते हैं। थोड़ा सा टॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह, तो बेसिक ज्योग्राफी जो आपने अप टू 8 पढ़ी होगी उसको एक बार आप रिविजिट कर सकते हैं। बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी अप टू 8 की जो भी हम पढ़ते हैं अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में, वो आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म और फेमस फूड्स, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। डांस फॉर्म्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, कौन कौन से मेन डांस है, जैसे कथकली और थोड़े अलग अलग तरीके के भी डांस फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। ये कौन से स्टेट में फेमस है, कहाँ पे इनको किया जाता है। कल्चर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि ये त्योहार जो है किस कल्चर में मनाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे फ्लोरा फोना है उसमें भी ये पूछा जाता है कि ये वाला जो पेड़ है, एक स्पेशल टाइप का पेड़ होता है, वो कौन से एरिया में पाया जाता है। ऐसे करके ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती है पेपर में, और इनको आप ओवर द टाइम पीरियड देख सकते हो कि इनका जो पैटर्न है वो सेम रहता है, कि इस चीजों के बारे में पूछा जाता है। थिंग्स वी मेक एंड डू में से कोई चीजें, जैसे पुरानी हमारी, ये हम टेलीफोन्स वगैरह का कह सकते हैं। कम्युनिकेशन पे कई बार चीजें, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे, डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारा ट्रेवल पे भी कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो हमने अप टू 8 पढ़ा है ट्रेवल के बारे में, उस पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पेडागोजी में हमारा कंसेप्ट ऑफ ईवीएस रहता है। ईवीएस का क्या कंसेप्ट है? इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ईवीएस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इन्वायरमेंटल साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। साइंस और सोशल साइंस का क्या रिलेशन है, थोड़ा बहुत इसके बारे में से जो है पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रेट हम कैसे करें, ईवीएस को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्या क्या टीचिंग अप्रोच और क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, क्या क्या टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं जो हम ईवीएस को पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को जो है सराउंडिंग्स के साथ उनको जोड़ सकते हैं, बच्चों को नेचर वॉक पे हम लेके जा सकते हैं, ट्रिप्स पे लेके जा सकते हैं, हम किसी
पुरानी हिस्टोरिक चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो म्यूजियम्स में बच्चों को लेके जा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो हम उनको दिखा सकते हैं पुरानी चीजों के बारे में। जैसे हम कॉइन्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम पुराने कॉइन्स से उनको जानकारी दे सकते हैं कि पहले कॉइन्स ऐसे हुआ करते थे, इस मटेरियल के बना करते थे, पर आज के कॉइन्स ऐसे हैं। तो इन चीजों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि अगर टीचर इस कंसेप्ट को पढ़ा रही है तो टीचर क्या मेथोडोलॉजी जो है वो यूज करेगी। तो क्या टीचर बच्चों को नेचर वॉक पे लेके जा सकती है, क्या बच्चों को वीडियो ऑडियो यूज करना है। तो हमें ये पता लगाना है कि जो टॉपिक हमें दे रखा है, किस चीज को टीचर पढ़ा रही है, उसको हम किस फील्ड से जोड़ सकते हैं। क्या हम उसको नेचर वॉक से जोड़ सकते हैं? अगर हम कहें कि टीचर कंसेप्ट तो पॉइंट का पढ़ा रही है और आप उसमें लिख दो कि टीचर को नेचर वॉक पे लेके जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। पर अगर उसमें लिखा है कि टीचर को वीडियो दिखानी चाहिए बच्चों को कॉइन्स के बारे में, तो वो हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा कि कॉइन्स का टीचर टॉपिक पढ़ा रही है तो कॉइन्स, अगर उसमें लिखा है कि टीचर जो है कंक्रीट उनको बच्चों को पुराने कॉइन्स दिखा सकती है, तो वो हमारा टॉप ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। पर नेचर वॉक हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। टीचर नेचर वॉक पे लेके जाके क्या करेगी, नेचर में कोई पुराने सिक्के थोड़ी ना पड़े, ठीक है। तो टीचर या तो किसी वीडियो के थ्रू उनको दिखा सकती है, पुराने कॉइन्स का जो कलेक्शन है वो दिखा सकती है, टीचर किसी म्यूजियम में ले जाके बच्चों को ये चीजें दिखा सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसे टॉपिक देख के फिर पता लगाना है कि टीचर क्या मेथोडोलॉजी जो है वो यूज करेगी बच्चों को किसी ईवीएस के कोई कंसेप्ट को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्या क्या असेसमेंट टेक्निक्स जो है टीचर यूज कर सकती है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए ईवीएस में, क्या क्या एप्लीकेशंस रहेंगी टीचर्स की, क्या क्या टेक्निक्स टीचर यूज करेगी, और सीसीई का क्या रोल है ईवीएस में, टीएलएम्स का क्या रोल है ईवीएस में, किस तरीके के टीएलएम जो है वो ईवीएस में यूज हो सकते हैं, और ईवीएस को पढ़ाने में टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वही थोड़ा थोड़ा सेम ही रहता है एकदम, जैसे हमने मैथ्स में भी देखा कि मैथ्स को पढ़ाने में टीचर को क्या प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी ईवीएस को पढ़ाने में टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में हमारे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहती है। ये अलग अलग पूरे 30 मार्क्स की होती है। 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1 रहती है एंड 30 मार्क्स की लैंग्वेज 2 रहती है। तो अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करते हो तो आपको 2 पैसेज मिलेंगे इंग्लिश में, आपको वो सॉल्व करने होंगे। और अगर आप लैंग्वेज 1 को अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी में आपको 2 पैसेज मिलेंगे, या तो 2 प्रोज मिल जाएंगे या 2 ड्रामास मिल जाएंगे। और लैंग्वेज 2 में हमारे पास 2 पोम्स आती हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, चाहे लैंग्वेज 1 को आप इंग्लिश ले लो, चाहे लैंग्वेज 2 को हिंदी ले लो। अगर आप लैंग्वेज 1 में मान लो इंग्लिश ले रहे हो तो आपको पहले 2 अनसीन पैसेजेस जो है वो सॉल्व करने होंगे, फिर आपको 15 नंबर की पेडागोजी होगी जो इंग्लिश में ही होगी, और जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो एज अ लैंग्वेज 1, और फिर जो लैंग्वेज 2 आप चूज करोगे तो उसमें आपको 2 अनसीन पैसेजेस पहले सॉल्व करने होंगे, और फिर आपको 15 नंबर का जो है सेम जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया है उसी लैंग्वेज की आपकी पेडागोजी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वही आपका रीडिंग अनसीन पैसेजेस आएंगे, 2 पैसेजेस होंगे, या तो एक प्रोज आ जाएगा एक ड्रामा आ जाएगा, या और एक लैंग्वेज में दोनों जो है हमारी पोम्स आती हैं, दोनों ही पोम्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे जैसे हमारा 7 और 8 नंबर का पैसेज रहता है कई बार, या कई बार 10 और 5 ऐसे 15 नंबर की हमारी कंटेंट रहती है, तो वो अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि उन्हें 10 या 5 का पैराग्राफ बनाना है या 7-8 का पैराग्राफ बनाना है। तो उसमें हमारे को कई क्वेश्चन जो हमारे पैसेज से देखने के लिए मिल जाएंगे, और बाकी के कई क्वेश्चन जो है वो ग्रामर पे वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, लाइक सिनोनियम एंटोनियम पूछ लिया, पैसेज में से ही बेस्ड होते हैं। पैसेज में से ही बेस्ड आपसे सिनोनियम एंटोनियम पूछ लेंगे, या किसी लाइन को कंप्लीट करने के लिए दे देंगे, ठीक है, या कुछ उस पर डिस्कस करने के लिए कह देंगे, कोई लिटरेरी साइंटिफिक या नरेटिव डिस्कसिव कुछ भी दे देंगे, या आपको कह देंगे कि अच्छा इसके बारे में डिस्कस करो। हिंदी में आपको उपसर्ग प्रत्यय देखने के लिए मिल जाएंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो ऐसे करके आपको ये सब चीजें उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। विलोम शब्द बताओ, इसके अपोजिट बताओ, या इसका जेंडर चेंज करो, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी ग्रामर जो है आपकी जो ग्रामर पार्ट आएगा वो अनसीन पैसेजेस के अंदर ही छुपा हुआ होगा, उसमें ही आएंगे। 15 नंबर के अंदर ही आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है उसमें आपका अनसीन पैसेज और उसमें ही ग्रामर भी इन्वॉल्व होगी। अब पेडागोजी में अगर आप देखो तो लर्निंग एंड एक्विजिशन पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। जैसे हमारे नॉम चॉम्स्की है, बी.एफ. स्किनर है, तो इनके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। चॉम्स्की के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो, जैसे क्या क्या उन्होंने कहा है, कैसे बच्चा लैंग्वेज को लर्न करता है, कैसे एक्वायर करता है, लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। पहले 15 क्वेश्चन आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे पहले उस लैंग्वेज में आएंगे, फिर अगले 15 क्वेश्चन जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे। टॉपिक दोनों की यही रहेंगे
हिंदी और इंग्लिश में, यानी लर्निंग एंड एक्विजिशन को जो हिंदी में कहते हैं वो हिंदी में ही बेस जाएगा, और जो इंग्लिश में कहते हैं वो इंग्लिश में ही बेस जाएगा। नॉर्म चॉम्स्की के, जैसे नॉर्म चॉम्स्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज बच्चा कैसे एक्वायर करता है, तो वही वैसे से ही कोई भी क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएगा, और वैसे ही कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा कि नॉर्म चॉम्स्की का लैंग्वेज से क्या रिलेशन है, उन्होंने क्या क्या टेस्ट करे थे, ये लैंग्वेज बच्चा कैसे एक्वायर करता है, कैसे लर्न करता है, लैंग्वेज प्रिंसिपल्स क्या क्या है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है, LSRW का क्या रोल है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इसका क्या रोल है, फंक्शंस क्या क्या है लैंग्वेज के, एंड बच्चे कैसे लैंग्वेज को एज अ टूल जो है यूज करते हैं अपने बात को रखने के लिए, जैसे कि critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। ग्रामर का क्या रोल है लैंग्वेज को सीखने में, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने में ग्रामर का क्या रोल है, लिखने में भी और वर्बली भी। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं लैंग्वेज टीचिंग के दौरान, क्या एक डाइवर्स क्लासरूम में बच्चा जो है, हर कोई तो इंग्लिश का नेटिव नहीं होता है, हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। अब कोई बच्चा जो है वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है और उसके परिवार में हिंदी ही बोली जाती है, कभी उसने इंग्लिश तो सुनी ही नहीं है, तो उसको हम कैसे इंग्लिश पढ़ाएं। कई बच्चों के परिवार में जो है मान लो भोजपुरी बोली जा रही है और हिंदी से उसका कुछ कुछ ही कनेक्शन है, तो वो कैसे हम हमारी क्लास में जो है इन्वॉल्व होगा, कैसे टीचर उसको इन्वॉल्व करेगी, और क्या क्या चैलेंजेस एक क्लासरूम में आ सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेज डिफिकल्टीज हो सकती हैं, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। लैंग्वेज को कैसे इवेल्युएट करें, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इवेल्युएट करें, बच्चों की स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग प्रोफिशिएंसीज को टीचर जो है कैसे इवेल्युएट करे, बच्चा कैसे धीरे धीरे लिखना सीखता है, एकदम से तो बच्चा लिख नहीं देगा, कैट बैट रैट लिख नहीं देगा, कैसे बच्चा लैंग्वेज को फॉर्म करना सीखता है, वर्ड फॉर्मेशन सीखता है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमारे रहते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश की पेडागोजी, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए क्या क्या हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स का यूज कितना कर रही है टीचर, कुछ मल्टीमीडिया हो गया कि हम वीडियोस दिखा के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चा ताकि बोल पाए, वीडियोस को देख के हम उससे पूछेंगे अच्छा तुमने वीडियो से क्या समझा, क्या क्या मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं क्लासरूम में। टीचर बर्मा बोल रही है तो किसी बच्चों को नहीं पता बर्मा क्या होता है, तो उसको टीचर जो है पिक्चर भी दिखाई कि अच्छा ये बर्मा है, अब बच्चे उसके आगे लिख रखा है टीचर ने दोनों लैंग्वेज में, बर्मा हैंड पंप, ये किसी लैंग्वेज में हम इसको कुछ और भी कहते हो, तो उस लैंग्वेज में टीचर ने वो भी लिख रखा है। तो क्या क्या टीचर मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज यूज कर रही है, बुक्स यूज कर रही है मल्टी लैंग्वेजेस में, और रेमेडियल टीचिंग कैसे हो रही है हमारी लैंग्वेज की, इसके बारे में भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट रहता है, और दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो हमने जितना भी देखा ये पूरा कंप्लीट गाइड था कि पेपर किस तरह से आता है, किस किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि इसमें हो सकती है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट के थ्रू। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी एड ऑन होना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ओजी क्लासेस को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। Thank you. See you in the next video.